हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे कुबेरनाथ राय जी का निबंध उत्तर फाल्गुनी के आसपास। वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदह पच्चीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असनी संकेत मिलने लगते हैं और तीसी के वर्षों में हम विद्युम्न भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिस्त्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शीर्ष शिक्षा कृतार्थ होती है। फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तर फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से ही हीन हिनाकर दे जाता है। वास्तव में सृजक, संपर्क, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। फिर 40 से 45 तक उत्तर फाल्गुनी का काल है। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की सट उर्मियों में थकावट आने लगती है। अस्थि जायते वर्धयते, ये तीन धीरे धीरे शांत होने लगती है, उनका वेग कम होने लगता है और इनके विपरीत तीन विपत्रिमणते, अपेक्षते, विंशति प्रबलत्र हो उठती है। उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रूपों के साथ साठगांठ कर लेती है और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। 45 के बाद ही शीश प्रकाश फूटना शुरू हो जाता है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। शुक और सारिका उदास हो जाते हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पलवर्णा मारकन्याएं चौवा चंदन की चित्र सारी त्याग कर प्रवज्जा का बलकल वसन धारण कर लेती है। अतः बचपन भले निर्मल प्रसन्न हो, गदह पच्चीसी भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है। जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही एक मधु, 2 मधु, असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर रचती है तिसोत्री के वर्षों का स्वभाव शान पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार, नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर तिशोत्तर युवा मूर्ति को देखा था। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चीर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता है। जो सर्जक है, पिता है, प्रोफेट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, परंतु वह दातक्षरा, बालझरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है। उसे तो अनुभवी पुंग तिसोत्र युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा। जवानी का एक चमाचम धारदार खड्ग है, उस पर चढ़कर असिधारावर्त या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से देवता की भाषा बोल पाती है। युवा के अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ से सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन है। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 39 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश
सरमन ऑन द माउंट गिरी सीकर प्रजनन दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई थी। अतः 30वां वर्ष सदैव वर्ण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वर्ण और तेज के दाह से अविष्ट रहता है। 30 दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गधा पच्चीसी के विपरीत एक शूरधार काल है, जिस पर चढ़कर मनुष्य या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तर फाल्गुनी चलती है, पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियाँ परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती है और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती है। इसके बाद अनुकूल उर्मियाँ स्पष्टतः थक हर होने लगती है और प्रतिकूल उर्मियाँ प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपुओं से मेल कर बैठती है। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और रीति प्रतिकूल लगने लगती है, बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकारपंथी कन्फर्मिस्ट होने लगती है। आत्मा की ताहक तेजमयी शक्ति पर विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्तोयेव्स्की, जिसमें 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया जाता था। मैं 40 वर्ष जी चुका। 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। नोट्स फॉर्म अंडरग्राउंड द दोस्तोयेव्स्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ से इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्धन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर ह्रास होने लगता है। पर मैं साठा तब पाठा की उक्ति वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ। इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तोयेव्स्की की मूल थीसिस मुझे सही लगती है। शक्ति क्षय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। यद्यपि वह अस्पष्ट रहती है। मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 48वां पावस झेल रहा हूँ। पूर्वा फाल्गुनी का विकारग्रस्त यौवन जल पी पीकर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोहमूढ़ होने वाला हूँ। भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा। मघा में अगाध जल है। पृथ्वी की तृषा असलेला और मघा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिणाम में बल्कि गुण में भी मघा का जल श्रेष्ठ है। मघा में इसकी झड़ी झकोर का सत्वगान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसे में मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। मघा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। इस मघा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी, जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तर फाल्गुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्यकारक होता है। इस 48वें पावस में अपने जीवन का पूर्वा फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ। यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तर फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी देर ही है। अतः आज पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पात्र मेरे होठों से संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा कीड़ा सहचर है। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ ना हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं। यह जरा और वृद्धित्व का प्रतीक नहीं। पूर्वा फाल्गुनी
द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नटिन अर्थात उत्तर फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं त्रिशा रीति आरती को एक साथ देख रहा हूँ। कंचन पद्य कांति कर पल्लव कुणित केश बिंबाधर विशाल बंकिम भ्रू दक्षिणावर्त नाभि और त्रिवली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ और इसको आगमनी में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती है और आहत नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है बीच बीच में हिचकी के साथ। यह हिचकी भी उस काल विदूषक की बढ़ेती है और यह उपंग के तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बजते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकारों को छक कर पान कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं। अभी वानप्रस्थ का शरदकाल आने में काफ़ी देर है। इस क्षण उसकी क्या चिंता करूँ। इस क्षण तो बस मौज ही मौज है, भले ही वह कटु तिक्त मौज क्यों ना हो। काम भुजंग के डसने पर तो नीम की भी मीठी लगती है। अतः यह काल नटी, यह पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी, यह नैना जोगिन कितनी भी भ्रांति माया या अमृत जल क्यों न हो, मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः इस समय मुझे कोई चिंता, कोई परवाह नहीं। परंतु एक न एक दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसकी श्रृंगारहीन श्रद्ध यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? हे, तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र, कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तर फाल्गुनी के पंगों को स्तंभित कर दो और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वार देश पर शिथिल दक्षिण चरण इसी कृंचित जानू के साथ अभंग मुद्रा में नत ग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। है कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर बाहर सर्द शिशिर पतझार हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाए, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तर फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बना रहे? है कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह रहकर मैं स्वयं अपने से ही पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी और उक्त चिंतन से जो समाधान निकाला उसे मैंने कार्य रूप में परिणत कर दिया, परंतु इन 13 वर्षों में असंख्य भाव प्रतिमाओं के मुंड ताप हुए हैं और आज मैं मूल्यों के कबंध वन में भाव प्रतिमाओं के केतु कांतार में बैठा हूँ। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था। आज एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिशत और सर प्रतिक्षण और होती जा रही है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है, कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णता जीतना असंभव हो तो भी फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन तो मैंने सीधा साधा उत्तर ढूंढ निकाला था। ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूँ तो मुझ 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इसकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूँगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे ये बाल खिल्ले सहचर गण छिन्नमस्ता राजनीति के रंग रूट बनने लगे, जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया, जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिकों यथा
हिबर्ट मार्क्यूज, चे गुवारा, ब्रेंटिड कोहन आदि की चिंतन धारा से यथासंभव अल्प स्वल्पेच परिचय पास करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्नमस्ता राजनीति के रंग रूट है, कुछ ही दूर तक आधे रास्ते ही जा सकता हूँ। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ही ये नए पुरुरवा का शब्दार्थ होता है रवो, आवाज़ों या नारों से आक्रांत या पूरित पुरुष। यह याति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है तो पुरुरवा नई पीढ़ी का। यदि मुझे यौवन उधार देंगे तो मैं बदले में मुझे भी कमंद में रूपांतरित होने को कहेंगे, और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं। छिन्नमस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? बिना मस्तिष्क के, बिना अपनी निजी नयन मुख कान के इस उधार प्राप्त नव यौवन का क्या अर्थ होगा? रूप, रस, गंध और गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल शिशुद्र वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा? कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं। आत्मार्थ प्रवृत्ति पृथ्वी तज्जते। अतः मुझे चिर यौवन को इन शिष्य पुरुरवाओं की नई पीढ़ी के सिद्धांत के रूप में नहीं लेना है। 13 वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया है। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना है। कहीं न कहीं मेरे ही अंदर अमृता कला की गांठ होगी, उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा। जो बाहर अप्राप्य है वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किस चंद्रमा को आविष्कृत करूँगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। मैं मानता हूँ कि समाज और शासन में दो शब्दों के व्यू के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बाल खिल्लियों के क्रोध की सार्थकता को स्वीकारता हूँ, पर साथ ही छिन्नमस्ता शैली के सस्ते रगांध और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना सील मुरौत के अस्वीकार करता हूँ। अपना मस्तक काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार, वीराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर। पुरानी पीढ़ी का चिरयक्षत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि वह पीढ़ी अब खिजाब आरसी का परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था के पुतली घरों की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से ऊब गई है और उनकी गति में रह रहकर छंद पछंद हो रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रभाव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कॉपीन बगल में दबाकर पुतले घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल खिल्लियों को अपने भविष्य के यश अपयश का पट्ट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे, अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काटने का अवसर पा सके। यह सब सही है, परंतु क्या इन बातों को संपूर्ण सिद्धि के लिए इस पुतली घर का ही अग्निदाह, पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्ति पट के विस्तार का दाह, उनके शर्म का फल तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा सब करना एक आत्मघाती प्रक्रिया नहीं? इस स्थल पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूं तो वह क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की 3 ही होगी। अतः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूँ। 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ न समझ ले कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं, और यह न उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। यह सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। यह बात स्वामी दयानंद
या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते मारो गोली, सब बुर्जुआ बकवास है। पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नरेंद्र नाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस के पृष्ठ 4950 पर उद्धृत किया है। आज प्राय लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा हूँ, मूल्य भंजन कर रहा हूँ। अरे बंधु, जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो, यह तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागृत सिद्ध करने का सबसे स्ट्रिक्ट तरीका, शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता है। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बह रहे हो, और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धार के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज़ है, जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मूल्य स्थिर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूँ, परंतु एक अविच्छिन्न मूल्य प्रवाह, एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही होगा। नए बाल खिले दार्शनिक कहेंगे, यह धार के विपरीत जाना हुआ, यह तो प्रतिक्रियावाद है। ऐसी अवस्थाओं में मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है। वह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती, वह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। और आज तो वन्य काल है। वन्य काल में धार पथभ्रष्ट रहती है, वह क्रमनाशा कीर्तिनाशा कालमुखी बनकर हमारे गांव को रसातल में पहुंचाने आ रही है। अतः इस क्षण हमारी प्यारी नदी है स्त्रुरूपा हो गई है, और यदि गांव को बचाना है तो हम धार के प्रतिकूल समर करेंगे। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी वीरों की संतानें नहीं हैं, तो हमें इस नदी से समर करना ही होगा। यही हमारी जिजीविषा की मांग है, और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है वह नई पीढ़ी की बात हो या पुराने की, मुमुक्षा का मुक्ति भोग है। यह सब विद्रोह नहीं, बुर्जुआ डेथविश का नया रूप है। अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्या है, रोधवती और तटिनी नहीं। यूँ यह तो मैं मानता ही हूँ कि सृजक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी शिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती। अतः मुझे भी विद्रोही दर्शनों से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। एक लेखक होने के नाते यही मेरी नियति है, और इस तथ्य को अस्वीकृत करने का अर्थ है अपनी शिक्षा की सारी संभावनाओं का अवरोध। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्येतर क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्जिम से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है, और इसके लिए नॉन कन्फर्जिम को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से ही निर्वाचित संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतरण संभव नहीं। अतः प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट द्वारा या वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता है। यह दर्शन विषय और विधा दोनों को नकारात्मक सीमा बांधकर बैठा है, और इसके द्वारा अपने स्व को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता है। तो स्व से बाहर इतिहास और समाज को समझने की बात ही नहीं उठती। यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है, तो कभी नव्य मार्क्सवाद का, क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न, और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। ये एक ही ह्रासोन्मुख संस्कृति की संतानें हैं।
योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 भिन्न संस्करण हैं, अतः दोनों त्याज्य हैं। यह बाढ़ वन्या का काल है। नदी अपनी दिशा भूलकर कुल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है, अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबराकर वन्या की पृथ्भृष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की उपेक्षा, जल के उत्तरण वन्या के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कूलों के बीच लौट जाएगी। नदी अपनी संज्ञा यदि बदल भी दे तो भी नई संज्ञा के साथ कोई कुल, कोई अवरोध तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यह नया कुल भी उसी पुराने कुल के ही समानांतर होगा। नदी तब भी समुद्रमुखी ही रहेगी, उल्टकर हिमाचल मुखी नहीं हो सकती। अतः इस वन्या नाट्य के विस्कंभक के बीच का समय मैं न तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और न बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिल्ले छात्र छात्राएँ अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन एवं व्यवस्था के पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर ऐसा है कि इसमें अनुशासित, संयमित, तालबद्ध कथक ही चल सकता है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भयावह पुतली एक ही झपटे में हड्डी आंत तक का भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई विष कन्याएँ भी हैं। अतः मैं चेष्टा करूँगा कि अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करके इस उत्तर फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंदर में स्थिर अचल कर दूँ। बाहर चाहे शरद बहे या निदाग हूँ करे, तब मैं अपने बाल खिल्ले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूँगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा, 5 o'clock, 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा, बहुत हुआ, बहुत भोगा, अब नहीं, अब अहम अमृत इच्छामि, अहम वानप्रस्थ चिरश्यामी। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकारण्य में खो जाऊंगा, अपरिचित वृक्षोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थानुओं के महत्वाकांतार में। पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ। हमारा कुबेरनाथ राय जी का निबंध उत्तर फाल्गुनी समाप्त हुआ। धन्यवाद।